ऑनलाइन प्रयास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत जल्दी वंदर का एग्ज़ाम होना है। साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर हम आए हैं और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइंस से। व्हाट इज़ साइंस? तो विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान शब्द अंग्रेजी शब्द साइंस का हिंदी रूपांतरण होता है। मतलब अंग्रेजी में साइंस और हिंदी में इसको विज्ञान कहा जाता है। तो साइंस का हिंदी रूपांतरण है विज्ञान। और जो लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से व्युत्पन्न हुआ है। कोई पूछे कि विज्ञान शब्द एक्चुअल में कहाँ से जनरेट हुआ है, तो लैटिन भाषा से जनरेट हुआ है और साइंटिया शब्द था और इसी से ही व्युत्पन्न हुआ है। साइंटिया का मतलब लैटिन में जानना होता है। और साइंस की डेफिनेशन देखेंगे हम लोग तो वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित तथ्य के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और ये सारी बेसिक चीज़ों को आप नोट करेंगे। शॉर्ट पे मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो विज्ञान को हम लोग साधारण शब्दों में समझेंगे। तो साधारण शब्दों में इसका मतलब होता है विज्ञान कहलाने के लिए ज्ञान का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होना अनिवार्य होता है। अब वैसे तो जो नए नए प्रयोगों का अध्ययन करना, नए नए प्रेक्षणों का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं वो सबसे पहली है प्रकृति। ब्रह्मांड में जो भी स्वनिर्मित जैविक मतलब लिविंग या अजैविक पदार्थ विद्यमान होते हैं वो प्रकृति का एक भाग होते हैं। इन सभी को मिलाकर जो परिदृश्य या सिनेरियो हमें प्राप्त होता है इसी को हम लोग प्रकृति कहते हैं। कोई पूछे कि प्रकृति किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं वो सब प्रकृति का भाग होते हैं और इन सभी से मिलकर जो परिदृश्य या फिर सिनेरियो बनता है इसी को हम लोग प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति जब हम लोग इसके डेफिनेशन दे रहे हैं, सबसे पहले टॉप में एक पॉइंट आ रहा है ब्रह्मांड। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो जो भी अस्तित्व में होता है, लाइक जो अंतरिक्ष है, तारे हैं, ग्रह है और सभी आकाशीय जो पिंड होंगे, जो जैविक और अजैविक वस्तुएं होंगी, वो सभी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ब्रह्मांड जो होता है वो अनंत होता है। ठीक। अगला टॉपिक है द्रव्य। द्रव्य को हम लोग मैटर के नाम से भी जानते हैं। मैटर्स किसे कहते हैं? तो द्रव्य की बात करेंगे तो द्रव्य में आप तीन चीज़ें जानते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो ठोस, द्रव और गैस द्रव्य के ही भाग होते हैं। तो द्रव्य वे सभी वस्तुएं या वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं। जो छोटा सा ऐसा एक इतना छोटा सा एक पॉइंट भी होगा, ये अपना एक स्थान घेरेगा तो ये द्रव्य कहलाएगा। ठीक। तो जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं और जिनका अपना स्वयं का द्रव्यमान होता है और जिनको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हमारे मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक। तो अपनी ज्ञानेंद्रियों से हम इसे अनुभव कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऊर्जा की। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। और मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, आप ये डेफिनेशन भी नोट करते रहेंगे। यह शक्ति का रूप या स्रोत होता है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। इसमें न तो द्रव्यमान होता है और ना ही ये स्थान घेरती है, परंतु हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से इनका अनुभव कर सकते हैं। ऊर्जा के बहुत अलग अलग स्वरूप होते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। ऊर्जा की परिभाषा देंगे तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य में कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, ऊर्जा में कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है और ऊर्जा जो है स्थान को घेरती भी नहीं है, पर हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से इसका क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो हमें भूख लगती है तो हम लोग खाना खाते हैं। तो खाना जब हमारे पेट में प्रॉपर खाना होगा तो हमें लगता है कि हम कोई काम कर पाएंगे, हमारे को ऊर्जा हमारे शरीर में हम लोग ऊर्जान्वित हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के मात्रक की हम बात करेंगे तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और विद्युत के क्षेत्र में भी हम लोग ऊर्जा का यूज करते हैं। तो घर पे जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम लोग विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। व्यापारिक मात्रक की बात करेंगे तो व्यापारिक मात्रक जो इसका होता है वो किलो वॉट आवर होता है। इसको किलो वॉट घंटा भी कहते हैं। किलो वॉट घंटा इसकी यूनिट है। अगली बात करते हैं
ऊर्जा के बाद हम लोग जो पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन रिपीट हुए उन क्वेश्चनों को भी हम लोग देखते रहेंगे। इस क्लास में हम थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका लास्ट में हम लोग उनका जिक्र करेंगे। तो प्रीवियस ईयर में एक आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करना है। दो निकायों के बीच आकर्षण का बल है। आकर्षण का जो बल होगा वो विद्युत बल भी हो सकता है और गुरुत्वीय बल भी हो सकता है, पर हम बात करेंगे गुरुत्वीय जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वो हमेशा से आकर्षण का बल होता है। पर विद्युत बल की बात करेंगे तो आकर्षण का बल भी होता है और ये प्रतिकर्षण का बल भी होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी कहते हैं। तो दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F 1/9F है। तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसने ऑप्शन में दिया है 3 गुनी होगी, 0 होगी, 2 गुनी होगी या बराबर होगी। इसी क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज 1/9F, सो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज? 3 टाइम्स 0 डबल एंड इक्वल। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है कि F जो हम लोग को गिवन है 1/9 न्यूटन, फोर्स का यूनिट, बल का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को दिया है फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स की जो वैल्यू है 1/9F दी हुई है। ठीक हो गया। और जो डिस्टेंस है हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो बोलता है कि भैया जो बल होता है, दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य कार्य करने वाला बल, माना पहला द्रव्यमान m1 है, दूसरा द्रव्यमान m2 है, दोनों के बीच की दूरी r है। तो दोनों द्रव्यमानों के मध्य कार्य करने वाला बल दोनों द्रव्यमान पिंडों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग इन दोनों समीकरणों को आपस में कंबाइन करके लिखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बनेगा। F समानुपाती है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। ठीक, तो कभी भी ये जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है, समानुपाती अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह होता है, इसके साथ कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बराबर हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं g m1 m2 अपॉन क्या r स्क्वायर। ये जो नियतांक होता है इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो हम लोगों ने इसने बताया कि फॉर्मूले से जो चीज़ आएगी F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आएगी। ठीक, तो यहाँ से F का जो मान दिया है 1/9 दिया हुआ है और यहाँ से जो हम लोग की वैल्यू है 1/r स्क्वायर। ठीक हो गया, क्योंकि हम लोगों ने ये निकालना है, ये वाले फॉर्मूले को हम लोगों ने यूज़ किया है कि जो F है समानुपाती 1/r स्क्वायर होता है। इज इक्वल टू का साइन आएगा तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट k आएगा, k की वैल्यू को हम 1 कंसिडर करेंगे तो 1/9 इज इक्वल टू 1/ कितना आ गया r स्क्वायर। अब इसको हम लोग बज्र गुणा करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू r का स्क्वायर हो गया, 1 इंटू 9 हो गया। तो r इज इक्वल टू, अब ये क्योंकि इसका स्क्वायर हम लोगों ने हटाया हुआ है तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 9 आ जाएगा और 9 का जो स्क्वायर हम लोग अंडर रूट 9 की जो वैल्यू है अंडर रूट हटाने के बाद कितना आएगा, इसका 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 3 गुना या फिर 3 टाइम्स, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है? बहुत पहले पूरा काल की हम लोग बात करेंगे। तो विज्ञान की जो प्रथम क्रांतिकारी खोज है वो आग का आविष्कार करना है। आग का आविष्कार करना क्रांतिकारी खोज माना गया विज्ञान में सबसे पहले। ये साइंस के बेसिक क्वेश्चंस हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरामानव के विकास को किस आविष्कार ने गति दी? जो पुरातत्व काल की बात करेंगे तो वहाँ पे साइंस के किस आविष्कार ने या किस आविष्कार ने मतलब विकास को गति दी? तो पहिए के आविष्कार ने। तो आदि मानव जब जंगलों में रहते थे तो पहिए का आविष्कार सबसे पहले हुआ और इसी को पूरा मानव के विकास माना गया, पूरा मानव काल का विकास काल माना गया। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? वह किन आविष्कारों का इसमें विशेष योगदान है? तो प्रथम जो औद्योगिक क्रांति है, प्रथम औद्योगिक क्रांति 1760 में हुई थी। 1760 में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी और हम लोग द्वितीय औद्योगिक क्रांति की बात करेंगे।
ठीक। तो द्वितीय औद्योगिक क्रांति जो है 1870 ईस्वी में हुई और यह क्रांति 1870 से 1914 तक चली, द्वितीय औद्योगिक क्रांति। तो प्रथम औद्योगिक जो क्रांति है वो 1760 में हुई थी, ठीक। तो इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी और पावर लूम व भाप का जो इंजन था, इसने लिखा है क्वेश्चन में कि किन आविष्कारों का इसमें विशेष योगदान रहा है। तो पावर लूम का आविष्कार होना और भाप के इंजन का आविष्कार होना, इनका विशेष योगदान औद्योगिक क्रांति में रहा था। पावर लूम की जैसे हम लोग बात करेंगे कि पावर लूम होता क्या है, तो बिजली से चलने वाला ये करघा था, बिजली से चलने वाला एक करघा था। करघे का मतलब है कि ये इसमें जो होता है बिजली से चलने वाला एक करघा था। तो ये जो कंघी और ऊन की एक मशीन थी, प्रथम ऊन कंघी मशीन भी इसको कहा गया है। पावर लूम को प्रथम ऊन कंघी मशीन भी कहा गया है और इस मशीन का आविष्कार औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ था और ये बिजली से चलने वाला करघा था। ये बहुत तेजी से बिनाई कर सकता था और इसमें श्रम की लागत बहुत कम आती थी और ये जो पावर लूम है वो स्वचालित होता था। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि कुशल डिज़ाइन कर सकता था। मे बी ह्यूमन बीइंग से गलतियां हो सकती है, पर ये पावर लूम एक ऐसी मशीन थी जो कुशल डिज़ाइन को करती थी और ये ऊन और कंघी की मशीन हुआ करती थी। दूसरा भाप का इंजन जिससे सबसे पहले ये ट्रेनों में यूज़ हुई थी, ठीक। अगली बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो स्टीफन हॉकिंग्स को हम लोग आधुनिक आइंस्टीन के नाम से इनको जानते हैं। स्टीफन हॉकिंग जो हैं वो एक प्रसिद्ध ब्रह्मांड विज्ञानी और ये भौतिक विज्ञानी थे, भौतिकविद थे ये, और इन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझाने में अहम योगदान दिया था। और इनकी जो एक बुक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, क्योंकि इन्होंने ब्लैक होल और टाइम को लेके भी काम किया था। तो एक और बुक है इनकी, फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल, फ्रॉम द बिग बैंग। आप ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं क्योंकि पेपर में आएंगे। बैंग टू ब्लैक होल, मैं ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को लेके सेपरेटली एक टॉपिक भी बनाऊंगा क्योंकि बहुत ये ब्रॉड टॉपिक है। तो अभी यहाँ हमारे को क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो स्टीफन हॉकिंग को जाना जाता है। इनका पूरा नाम स्टीफन विलियम हॉकिंस था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो डार्क मैटर है। डार्क मैटर की बात करेंगे तो अंतरिक्ष में मौजूद वह पदार्थ है जिसमें गुरुत्वाकर्षण का बल होता है। डार्क मैटर के अंदर गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, परंतु यह अदृश्य होता है और यह ब्रह्मांड के चारों ओर गुच्छों के रूप में मौजूद होता है। ये डार्क मैटर की बात करेंगे तो डार्क मैटर दिखता नहीं है, ये दिखाई नहीं देता है, परंतु इसके पास क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, ठीक। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ डार्क मैटर है। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है। तो हम लोगों ने 11th क्लास की माना फिजिक्स पढ़ी है, तो हम लोग उसमें देखते हैं कि प्रकृति में मूल रूप से कितने बल हैं। तो प्रकृति में मूल रूप से बलों की बात करेंगे तो प्रकृति में 4 प्रकार के बल होते हैं। प्रकृति में बलों की जब आप बात करोगे तो प्रकृति में बल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा जो बल है वो है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा जो बल है वो है प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, या फिर इसको प्रबल बल कह सकते हैं। और अगला बल होता है दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल बल इसको कहते हैं या दुर्बल नाभिकीय बल इसको कहते हैं। तो नाभिकीय जो बल होता है प्रकृति में सबसे ज़्यादा मजबूत, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है, तो प्रबल नाभिकीय बल होता है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो प्रकृति में ये सबसे कमज़ोर बल होता है और प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल की बात करेंगे दुर्बल नाभिकीय बल भी होता है, ठीक।
दुर्बल नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये पूरे संपूर्ण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, तो हर जगह पे ये काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो ये केवल और केवल आकर्षण का बल होता है, ये आकर्षण का बल होता है। और सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की जो बात करी थी वो न्यूटन ने करी थी। और विद्युत चुम्बकीय बल की बात करेंगे तो विद्युत चुम्बकीय बल ये प्रतिकर्षण का बल होता है और ये आकर्षण का बल भी हो सकता है, ये आकर्षण का बल भी हो सकता है। और सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय बल की बात कूलाम ने करी थी, ठीक, ये न्यूटन और कूलाम ये वैज्ञानिकों के नाम हैं। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो प्रकृति में कमजोर बल होता है और जो विद्युत चुम्बकीय बल होता है प्रकृति में प्रबल बल होता है। पर जो नाभिक के अंदर, मैं बोला था कि गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर बल होता है, इससे भी कमजोर बल दुर्बल नाभिकीय बल होता है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा कमजोर जो बल होगी, पूरी प्रकृति के अंदर की बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल, पर प्रकृति किसी नाभिक के अंदर जो बल होता है बहुत ज़्यादा, इससे भी दुर्बल बल होता है। तो नाभिक के अंदर सबसे कमजोर जो बल होगा उसको दुर्बल नाभिकीय बल बोलेंगे, ठीक। जब प्रतिकर्षण बल की बात करते हैं तो प्रतिकर्षण बल क्या होता है कि माना हमने आवेश लिए तो एक धन आवेश और दूसरा भी धन आवेश ले लिए, तो ये सजातीय आवेश हैं, समान आवेश हैं, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे। या फिर हम लोग ऋण आवेश और ऋण आवेश ले लेंगे तो दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, क्योंकि ये सजातीय बल होते हैं। सजातीय बल इनको हम लोग कहते हैं, सजातीय आवेश, सॉरी सजातीय आवेश कहते हैं इनको। दो समान आवेशों के जोड़े को सजातीय आवेश कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको लाइक चार्जेस पढ़ते हैं। और एक धन आवेश और एक ऋण आवेश का जो जोड़ा होता है इसको हम लोग विजातीय आवेश कहते हैं। और विजातीय आवेशों को अंग्रेजी में हम लोग अनलाइक चार्जेस बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भैया लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और अनलाइक जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर सेम टाइम पे कल फिर से हम लोग इसको अपलोड करेंगे। तो बने रहिए ऑनलाइन प्रयास के साथ, वंदे मातरम के लास्ट मोमेंट में एक अंतिम सफलतम प्रयास के साथ, सफलतम प्रयास के साथ। तो थैंक यू।